मेरा नाम महवश ख़ान है और मैं बहुत ही हम्बल कैपेसिटी में कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। इसके अलावा मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफरेंट मैनेजमेंट स्टडीज़ में डिग्रीज़ ली हुई हैं और जायका जापान के सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। इसके अलावा सिटी एंड गिल्ड्स रॉयल चैरिटी यूके की भी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। ल्यूक सल्वे से भी मेरी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट के हवाले से। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस ट्रेनिंग सेशन का जो है वो हिस्सा बन रही हूँ और मैं अपनी हम्बल सी कैपेसिटी में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जितना बता सकूँ बताऊँ। अच्छा जी, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसके लिए दैट्स अ बिहेवियर मैनेजमेंट। बहुत कॉमन से टॉपिक है, बहुत बार डिस्कशन होती है इस पर। बिहेवियर इज़ समथिंग कि जिसके ऊपर जो है मेरे ख्याल से 24 घंटे हम लोग सेंस बिहेव कर रहे होते हैं, इसलिए 24 घंटे बात की जा सकती है। ओके जी, दिस इज़ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बेसिकली फ्रॉम यू गाइज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी दैट विच प्रोफेशन, विच फील्ड और विच डिपार्टमेंट, 3 फील्ड्स यहाँ पे मेंशन है, दैट आर यू इन। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ मिक्स से जो हैं वो आए हैं जवाबात, जिसमें आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट, फील्ड्स और प्रोफेशन का जिक्र किया और जो कि क्वेश्चन भी यही था कि विच प्रोफेशन आर यू इन, विच फील्ड आर यू इन और विच डिपार्टमेंट आर यू इन। एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक। But punch point was this. Got it? People profession. किस प्रोफेशन में हम सब एसोसिएटेड हैं? अल्टीमेटली वी आर इन पीपल प्रोफेशन। बेशक आप जोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, कम्युनिकेशन स्टडीज़ में हैं, जोग्राफी में हैं, इंग्लिश में है, मैथ्स कम्युनिकेशन में है, पॉलिटिकल साइंसेज में है, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी प्रोफेशन, जिस भी फील्ड से आप एसोसिएटेड हैं, अल्टीमेटली यू आर इन पीपल प्रोफेशन। आपकी लोगों से डीलिंग होती है, इंसानों से, चाहे वो आप किसी भी कैपेसिटी में कर रहे हो, वो आप किसी सीनियर कोलीग की कैपेसिटी में करें, डायरेक्टर की कैपेसिटी में करें, सीईओ की कैपेसिटी में कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट की कैपेसिटी में डील कर रहे हो, एक टीचर की कैपेसिटी में डील कर रहे हो, आप एडमिन से डील कर रहे हो या किसी भी तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो, अल्टीमेटली आपकी डीलिंग किससे चल रही है? पीपल से, लोगों से डीलिंग कर रही। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने का ये था कि आप जो भी फील्ड ज्वाइन कर लें, डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स डिफरेंट जो है वो डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस भी डोमेन में आप हैं, आप कल को जिस भी फील्ड में जाएंगे, आगे अपने करियर्स बनाएंगे, उसमें अल्टीमेटली आपको क्या होगा कि आपकी डीलिंग किससे हो रही होगी? लोगों से, इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन मशीनरी से। आईटी प्रोफेशन अगर आप बनते हैं, आप आईटी प्रोफेशन में जाते हैं, नॉर्मली मेरे पास ये क्वेश्चन बार बार रेज होता है कि जी जब हम आईटी में, रोबोटिक्स में जाएंगे तो उसमें तो हमने मशीनरी से डील करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आप मशीनरी से डील कर रहे होंगे, बट किस हद तक? क्या आपके रोबोट्स आपके सीईओ होंगे? क्या आपके रोबोट्स आपके स्टूडेंट्स होंगे? क्या आपके रोबोट्स जो हैं वो इस आईटी का जो सारा सेटअप है उसको यूज़ कर रहे होंगे? अल्टीमेटली एंड यूज़र कौन होगा? लोग होंगे, विच मीन्स कि आपकी जो डीलिंग हो रही होगी वो लोगों से हो रही होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरी, क्योंकि मैं जस्ट एक ये कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ आप लोगों को कि इंसान, पीपल और लोग जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोफेशन में। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अल्टीमेटली डीलिंग किससे हो रही है? इंसानों से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट पॉसिबल टू नॉट कम्युनिकेट? क्या ये मुमकिन है कि कभी हम कम्युनिकेट ना कर रहे हों? मैं दोबारा से आपके रिस्पॉन्सेस चाहूँगी इस पर। एक्सेलेंट। सो कलेक्टिवली यस, ओके, रहीमुल्लाह बिलीव यस। ओके जी, सो मोस्टली हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं दैट्स नो, और कुछ मिले जुले से रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जी हाँ हो भी सकता है कि हम कम्युनिकेट ना करते हों, और कुछ लोग, मेजॉरिटी जो है वो हमारे यहाँ पे जो मौजूद इस सेशन में है वो समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। एंड आई शैल सेकेंड यू, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल अल्टीमेटली कि हम कम्युनिकेट ना करते हों। वाई? दैट्स बिकॉज कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ओनली वर्ड्स, बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बिहेवियर, एंड वन ऑलवेज बिहेव अनटिल द वन इज डेड। जब तक लोग जिंदा हैं, बिहेव कर रहे हैं इन एनी कैपेसिटी, इन एनी वे। आप जिधर भी हैं, जिधर भी मौजूद हैं, जिस भी कैपेसिटी में हैं, आप कुछ ना कुछ बिहेव कर रहे होते हैं। इवन साइलेंस इज़ अ बिहेवियर। अगर आप खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है लोगों को। आप नॉन वर्बली, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ कोलीग्स ने जिक्र भी किया कि हम नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो नॉन वर्बली किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है? अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं,
तो वो भी एक कम्युनिकेशन है एक्चुअली, कि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, ये भी तो एक मैसेज दे दिया ना आपने कि आप बातचीत नहीं कर रहे। और जब तक आप कम्युनिकेशन को सीज कर रहे हैं, विच मीन्स इंटेंशनली, जानबूझ के भी अगर आप किसी से कम्युनिकेशन रोक लेते हैं, वो भी बेसिकली एक मैसेज को कन्वे कर देता है, विच मीन्स नो कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। जब आप बातचीत नहीं भी कर रहे होते, उस वक्त भी आप बातचीत कर रहे होते थ्रू बॉडी लैंग्वेज, यस, नॉन वर्बली, फेस एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेजेस और ये सारी चीज़ें जो है वो थॉरली आ जाती हैं। अच्छा जी, सो इस स्लाइड से हम लोगों की कम्युनिकेशंस के मुतालिक एक चीज़ जो है वो कोलैबोरेशन डेवलप हो गया कि हम हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वी ऑलवेज बिहेव इन एनी कैपेसिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर जो है वो बातचीत नहीं कर रहे तो हम बिहेव भी नहीं कर रहे। सिर्फ वही इंसान बिहेव करना रोकता है जो कि ज़िंदा नहीं रहता। मेक सेंस? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, चॉइस एंड कंट्रोल थ्योरी। बेसिकली बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी थेरीज़ हैं, मतलब इसमें तो आप कहें कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थेरीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे बयान की जा सकती हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये थी, सिंस हमारे पास टाइमलाइन बहुत शॉर्ट है, तो प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव सी थेरी हम डिस्कस करें, जिसमें कि आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आपके पास किस तरह से चॉइसेस मौजूद होती हैं बिहेव करने की, लेकिन उसके बावजूद आपको सर्टेन कंट्रोल्स जो हैं वो दिखाने होते हैं। अच्छा जी, विलियम ग्लेजर की थेरी है ये, अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ चॉइस थेरी इज़। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक बताती जाऊँगी। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ वी आर इंटरनली नॉट एक्सटर्नली मोटिवेटेड। वी आर इंटरनली, हम लोग कहाँ से मोटिवेट होते हैं? इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, एक्सटर्नली मोटिवेटेड नहीं होते। विच मीन्स कि जब हम बिहेव कर रहे होते हैं तो जो हमारी मोटिवेशन आ रही होती है, नॉर्मली हमें लगता है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे हालात ऐसे थे, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इस तरह के थे, इस वजह से हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, हम उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से हमारे इंटरनल मोटिवेशन होती है, राइट? आउटसाइड इवेंट्स नेवर मेक अस टू डू एनीथिंग। जो बाहर के इन्वायरमेंट हैं, जो बाहर की जो जितने भी ये माहौल है, वो हमें उस तरह से फोर्स नहीं कर रहा होता कोई भी चीज़ बिहेव करने के लिए जिस तरह से हमें इंटरनल मोटिवेशन आपको जो है वो फोर्स करती है। आपका जो टॉर्क जनरेट होता है वो बेसिकली आपकी इंटरनल मोटिवेशन जनरेट कर रही होती है। What drives our behavior are internally developed notion of what is most important and satisfying to us, which means कि हमारे बिहेवियर को जो चीज़ ड्राइव करती है वो क्या होती है? इंटरनली डेवलप्ड नोशंस। अक्सर हम किसी भी चीज़ के मुतालिक, किसी इंसान के मुतालिक, किसी इदारे के मुतालिक, किसी फील्ड के मुतालिक कुछ ख़यालात बना लेते हैं अपने माइंड में, और उन्हीं ख़यालात की बेसिस पे हम बिहेव कर रहे होते हैं, राइट? होता क्या है कि वो हमारे इंटरनली डेवलप्ड नोशंस होते हैं, मे बी रियलिटी उससे मुख्तलिफ हो, लेकिन हम लोगों ने जो नोशंस अपने डेवलप किए होते हैं हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट? और हम उसी की बेस के ऊपर जो है वो अपना बिहेवियर चूज़ करते हैं। किसी भी सिचुएशन में हमारे पास हमेशा जो है वो चॉइस होती है कि हमने किस तरह से बिहेव करना है। आप कोई मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी उठा लेते हैं, मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है आपकी लाइफ में, उसमें भी चॉइस होती है आपके पास कि आपने कैसे बिहेव करना है। आप पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकते हैं, आप नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकते हैं, आपकी रिएक्टिव अप्रोच भी हो सकती है, आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच भी हो सकती है, विच मीन्स कि चॉइस इज़ अल्टीमेटली योर्स। आपके हाथ में होती है कि आपने बिहेव कैसे करना है। अच्छा, इसको हम अगर एक छोटी सी एग्जांपल दें, उससे समझने की कोशिश करें, तो आप देखें एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल एक साहब है और वो सुबह उठते हैं और नाश्ता कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ, राइट? उनका बच्चा आता है और वो चाय का कप जो है वो उनके ऊपर गिर जाता है। अब दो सिचुएशंस आपको मैं बताऊंगी और इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक बिहेवियर किस तरह से सारी चीज़ों को ड्राइव करता है। पहली सिचुएशन में वो साहब उठते हैं, अच्छी तरह से उस बच्चे को डांटते हैं, एक आध थप्पड़ भी लग जाता है, फिर उनकी वालदा माजदा को बुला के अच्छी तरह से उनकी क्लास ली जाती है, और उसकी वजह से पहले तो बच्चा रो रहा है, फिर जब वालदा की क्लास ली जाती है तो वो भी अपसेट हो चुकी हैं, और वो मज़ीद
लेट होते जाते हैं। उन्होंने अपना ड्रेस चेंज करना है, उसी झुंझलाहट में वो जाते हैं तो पता चलता है कि वो अपने ऑफिस से लेट हो चुके हैं। जब वो ऑफिस पहुंचते हैं झुंझलाए हुए तो पता चलता है जी सीईओ साहब तो बिल्कुल सामने खड़े हुए और उन्हें रिसीव कर रहे हैं। तो लेट अराइवल की वजह से जो झुंझलाहट थी वो भी और बढ़ जाती है। कोलीग्स से भी मिसबिहेव करते हैं, फिर जब जाते हैं अपने काम में वो भी सही नहीं होता, उसमें भी मिसबिहेव करते रहते हैं। और इसी तरह से पूरा दिन गुजार के जब वो वापस जाते हैं तो रास्ते में पता चलता है कि वो लड़ते हुए, जब ड्राइव कर रहे हैं तो लड़ते हुए सिग्नल्स पे लड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है और हर जगह पे वो झगड़ते हुए वापस घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो वहाँ भी उनका चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि सुबह में वो एक नाराज़ बच्चा और नाराज़ वाइफ को घर छोड़ के गए थे, तो सबके मूड्स ऑफ होते हैं और वो एक बहुत ही लेथार्जिक और टायरिंग डे गुजारने के बाद जब घर आते तो पता चलता है कि सुकून भी मैसर नहीं है। ये सारा मसला शुरू कहाँ से हुआ था? उसे एक चाय की प्याली से। जिस वक्त वो चाय की प्याली उनके ऊपर गिरी तो जो उन्होंने रिएक्ट किया उसने उनके पूरे दिन को ड्राइव कर दिया। अब इस सिचुएशन को हम चेंज कर लेते हैं। अब इस सिचुएशन को हम इस तरह से करते हैं कि दोबारा से वो चाय की प्याली उनके ऊपर गिरती है और वो उस बच्चे को डांटते नहीं हैं, झुंझलाते नहीं हैं, सिर्फ प्यार से उसको नसीहत करते हैं कि बेटा केयरफुल रहा करो, आप भी जल सकते थे, नुकसान हो सकता था। क्विकली उठते हैं, अपनी वाइफ से दूसरा ड्रेस लेते हैं, जाके चेंज करते हैं, टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं, अपने सीईओ से प्लेजेंटली मिलते हैं, प्लेजेंटली अपने कोलीग्स को डील करते हैं, अपने क्लाइंट से अच्छी तरह से मिलते हैं। बहुत ही अच्छा सा दिन गुजार के जब वो वापस जाते हैं तो एक मुस्कुराता हुआ बच्चा और वाइफ उनके सामने उनको वेलकम कर रहे होते हैं। पूरा दिन इंटायरली चेंज हो गया। कैसे? वो एक रिएक्शन जो उन्होंने दिया था चाय की प्याली गिरने पे, राइट। सो हमारा बिहेवियर जो होता है, चाहे वो कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हम चले जाएं, हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हमने कैसे बिहेव करना है। अल्टीमेटली चॉइस हमारे पास होती है एंड वी ऑलवेज हैव सम चॉइस अबाउट हाउ टू बिहेव। पे हमने जैसे डिस्कस किया सेल्फ इवैल्यूएट फॉर चूजिंग द बेस्ट बिहेवियर, राइट। बेस्ट बिहेवियर आप कैसे चूज़ कर सकते हैं? सेल्फ इवैल्यूएशन से। जब पहली सिचुएशन में उन साहब ने बिहेव किया, सारा दिन जब उन्होंने गुजारा, शाम में आए तो उन्होंने सेल्फ इवैल्यूएशन किया कि भाई किस तरह से पूरा दिन ख़राब हो गया। तो उन्हें पता चला कि वो जो चाय की प्याली गिरी थी वहाँ पे जो एक नेगेटिव रिएक्शन था, अगर वो उसको सही तरीके से बिहेव कर लेते तो वो पूरा दिन अपना प्लेजेंट बना सकते थे। सो सेल्फ इवैल्यूएशन से जब उन्होंने सेकंड सिचुएशन को कंट्रोल किया तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया और उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा। अच्छा, ये पॉइंट्स हमें क्लियर होते हैं। उसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट है, बिलीव दैट अदर्स हैव ह्यूमन नीड्स एंड मोटिव्स। नॉर्मली जब हम बिहेव कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो हमारे सामने लोग मौजूद हैं ये ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ये कुछ सुपरस्टिशियस स्पेसेस हैं। ऐसा नहीं होता। सामने वाले लोग भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन मोटिव्स होते हैं, उनकी भी इंसानी ज़रूरियात होती हैं। और अगर हम अपने आप को उनके फुटस्टेप्स में जाके देखें तो हम बहुत हद तक रियलाइज़ कर लेते हैं कि वो किस सिचुएशन में और हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशन कितनी जस्टिफाइड है। जो तवक्कुआत हमें उनसे हैं वो पूरी भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि जिस सिचुएशन में वो हैं वहाँ पे एक बड़ा ही अनजस्टिफाइड किस्म का जो एक्सपेक्टेशन हमने उनसे रखा है वो मुमकिन नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा बिहेव करना आसान हो जाता है। मेक सेंस? सो जिस वक्त आप ये बिलीव कर लेते हैं कि जो आपके सामने मौजूद है इसकी ह्यूमन नीड्स और मोटिव्स हैं, तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा जी, एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन choice theory is everyone should accept responsibility for their own choices। हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी वो चॉइस अपनी ज़िंदगी में ले रहा है उसे ओन करना चाहिए। आपकी चॉइस थी, चाय का कप गिरने पे आपने अब्यूज़ किया, मारा पीटा, दैट वाज योर चॉइस। और उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हुए, उसके जो भी रिजल्ट्स आए वो भी आप ही ने फेस करने थे। विच मीन्स अल्टीमेटली आप जो भी चॉइस ऑप्ट करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दुनिया पे जाती है, ना माशरे पे जाती है, ना आपके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स पे जा रही होती है। वो अल्टीमेटली किस पे जा रही होती है? आपके ऊपर, कि आपने चूज़ क्या किया। आपके सामने दो रास्ते थे, आप किस तरफ गए
दैट वॉज योर चॉइस एंड यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन चॉइस। जिस वक्त आप एक पर्टिकुलर चॉइस को बनाते हैं तो आप फिर उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी फिर आपने कबूल करनी होती है, उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम सर्टेन चॉइसेस लेते हैं और बाद में हम अपने बिहेवियर की, बैड बिहेवियर की पर्टिकुलरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। कैसे कि जी क्योंकि आज ट्रैफिक ख़राब थी, ट्रैफिक सही नहीं थी, रश में फंस गई थी, इसलिए मेरा मूड ऐसा है, या मेरा आज का जो काम है वो सही इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ट्रैफिक सही नहीं थी, घर से मैं लेट हो गई, फ़लाना बंदा टाइम पे नहीं कर रहा, उसने मेरी फ़ाइल नहीं दी। ये क्या होता है? ब्लेम गेम। इससे आपके काम भी ड्रैग होते हैं, आपका जो एक एफिशिएंसी लेवल होता है वो भी कम होता है। आप नॉर्मली अपनी चॉइसेस को जब खुद ओन करना शुरू करते हैं उस वक्त आप सेल्फ एवेल्यूएशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। एक दिन आपने बुरी चॉइस ली, बैड रिजल्ट्स आए, आपने सेल्फ एवेल्यूएशन की, नेक्स्ट डे आप बेहतर चॉइस की तरफ चले जाते हो और बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे होते हैं एंड अल्टीमेटली आप बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर की तरफ जाते जाते अपने दिन को बेहतरीन बनाते जाते हैं और हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से मुनासिब हो जाता है, बेहतर हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट विलियम ग्लेजर्स चॉइस थ्योरी इज़, जिसका पहला पॉइंट क्या है कि हम इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, एक्सटर्नली मोटिवेटेड नहीं होते। हमें इन्वायरमेंट नहीं मोटिवेट कर रहा होता, हम बेसिकली खुद मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में देखा जाए, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास अगर एक क्लास 60 स्टूडेंट्स की है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो 60 के 60 स्टूडेंट्स टॉप कर जाएं। क्यों? क्योंकि हर एक की मोटिवेशन डिफरेंट है। ऑल्दो क्लास का एनवायरनमेंट, टीचर का लेक्चर, टीचर की प्रेपरेशन, जितना भी आपकी ओवरऑल फैसिलिटेशन, वो सब 60 के 60 स्टूडेंट्स के लिए सेम है, राइट? उस वक्त के लिए जिस वक्त वो लेक्चर ग्रास्पिंग कर रहा है। बट क्या वो 60 स्टूडेंट्स इक्वल लेवल पे ग्रास्पिंग कर रहे होते हैं? नो। वो हर इंसान अपने इंटरनल मोटिवेशन के अकॉर्डिंग ग्रास्पिंग ले रहा होता है। किसी की चॉइस ये होती है उस लेक्चर में आने की कि बस आएंगे, सुनेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और चले जाएंगे। कुछ लोगों का ये होता है कि जी अच्छा सा हाई टी होगी, बेहतरीन सा लंच सर्व होगा, अच्छे एनवायरनमेंट में गपशप लगेगी और बस थोड़ा बहुत बीच में सीख भी लेंगे। कुछ लोग बहुत प्रिपेयर्ड आते हैं, उनके पास उनके नोट्स लेने की चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ होती है, उनकी मोटिवेशन डिफरेंट होती है, वो किसी और पर्पस से आए होते हैं। तो बेसिकली जो जिस चॉइस को लेके आया होता है वो उसी लिहाज से बिहेव भी कर रहा होता है। जो पूरा प्रिपेयर होके आए होते हैं, जो अपने नोट्स बना रहे होते हैं, जिनके पास सारी चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली ग्रास्पिंग के मूड में आए होते हैं कि कुछ सीख के जाना है और वो सीख के जाते हैं। जो इस मूड में आए होते हैं कि नहीं जी हाई टी करनी है तो वो हाई टी करके जाते हैं, विच मीन्स कि जो भी चॉइसेस आपने बनाई होती हैं अल्टीमेटली आप उनको अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो भी चॉइसेस आपकी होती हैं उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही होते हैं। जो भी रिजल्ट्स लाइफ में अल्टीमेटली आते हैं, आपके टीचर्स, आपके कोलीग्स, आपके एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स, वो बेशक ज़रूर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बट एक सर्टेन कैपेसिटी में, उससे आगे नहीं। सो दिस वॉज विलियम ग्लेजर्स चॉइस थ्योरी। अब कंट्रोल थ्योरी के अंदर मैंने सिर्फ एक लाइन मेंशन की हुई है और जिसका है कि जी वी कैन ओनली कंट्रोल आवरसेल्फ। कंट्रोल थ्योरी में सिर्फ एक सेंटेंस है। चॉइस थ्योरीज में हमने कुछ 7 सेंटेंसेस को डिस्कस किया बट कंट्रोल थ्योरी में हम सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वी कैन कंट्रोल ओनली आवरसेल्फ। हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चाय के गिरने को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे? अपने रिएक्शन को। हमारे पास एक बिल्कुल एनॉयड कस्टमर, एनॉयड क्लाइंट आ जाता है तो क्या हम उसकी एनॉयंस को कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे? अपने बिहेवियर से, अपने रिएक्शन से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चॉइस एंड कंट्रोल थ्योरी। नाउ वी शैल बी मूविंग अपॉन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अच्छा जी डियर कोलीग, स्टूडेंट्स, ये आपका एक असाइनमेंट है रिलेशनशिप्स एंड हैबिट्स के ऊपर। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, सिंपल सिंपल से। व्हाट आर योर 5 हेल्दी हैबिट्स? आप सब लोगों की जो 5 सबसे हेल्दी हैबिट्स हैं उनको आपने लिस्ट डाउन करके लिखना होगा। फिर व्हाट आर योर 5 डेडली हैबिट्स? जो आपकी बैड हैबिट्स नहीं कहा मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह रही हूँ डेडली हैबिट्स, जो कि किसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं।
और इसके बाद जो तीसरा आपका टास्क है वो है विच ऑफ योर डेडली हैबिट यू रियली वांट टू चेंज। पहला क्या है 5 हेल्दी हैबिट्स, दूसरा है 5 डेडली हैबिट्स एंड थर्ड वन इज विच ऑफ योर डेडली हैबिट यू रियली वांट टू गेट चेंज। तो इन 3 चीज़ों पे आपने जो है वो एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना है और विद इन वीक आप हमें ये सबमिट कराएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम जो स्लाइड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द 3 सर्कल्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ। वो 3 सर्कल हम जिंदगी में जो भी करते हैं इन्हीं 3 सर्कल से गुजर के करते हैं। पहली चीज़ है व्हाट वी डू, द सेकंड सर्कल इज़ हाउ वी डू एंड द थर्ड सर्कल इज़ व्हाई वी डू, राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगी, इसको हमने पॉलिटिकल या किसी भी किस्म का वो उससे नहीं जोड़ देना, लेकिन ये है कि एक मिसाल से हम इस 3 को जो है अच्छी तरह से समझ सकेंगे, बिहेवियर को, इंटरनल मोटिवेशन को, जो हमने चॉइस थ्योरी में विलियम ग्लेजर की अभी डिस्कस किया। ओके, एक हॉस्पिटल बन रहा था, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 3 मज़दूर थे जो बैठ के ईंटें कूट रहे थे, पत्थर कूट रहे थे। उनसे तीनों से ये सवाल किया गया। पहले मज़दूर ने जवाब दिया कि बीबी दसदा नहीं है, वट्टे कूट रहे हैं और की कर रहे हैं, बीबी दिखाई नहीं देता, पत्थर कूट रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। गुस्से में, सारा दिन बेचारा थका हुआ था तो उसने गुस्से में इस तरह के रिस्पॉन्ड जो है वो किया। दूसरा जो मज़दूर था उसने इतना बैडली बिहेव तो नहीं किया, उसने थोड़ा तहम्मुल से कहा कि ये जो हथौड़ी उसकी थी उसका उसने नाम लिया पंजाबी का, अभी वो मुझे भूल गया, और इंदे नाल वट्टे कूट रहे हैं, उसने ये बताया। पहले मज़दूर ने हमें क्या बताया था, व्हाट वी डू, क्या कर रहा है, वट्टे कूट रहा है। दूसरे ने बताया कि हथौड़ी से वट्टे कूट रहा है। तीसरे मज़दूर का जवाब क्या था, तीसरे मज़दूर ने हमें बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है और मैं उसका हिस्सेदार बन रहा हूँ। अब आप इन तीनों मज़दूरों के जवाब को एनालाइज कर लें और आपको समझ आ जाएगा कि इंटरनल मोटिवेशन क्या चीज़ होती है। ये जो तीसरा मज़दूर था, जिस लेवल पे मोटिवेट होकर ये काम कर रहा है, क्या वो पहले लेवल का जो मज़दूर है वो उस लेवल की मोटिवेशन के साथ काम कर रहा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ वट्टे कूट रहा है। तो तीनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वट्टे कूट रहे हैं। अल्टीमेटली तीनों क्या कर रहे हैं, पत्थर रोड़ी कूट रहे हैं। लेकिन पहला क्या कह रहा है, दिसदा नहीं है, मैं पत्थर कूट रहा हूँ। दूसरा क्या कह रहा है, हथौड़ी से पत्थर कूट रहा हूँ। तीसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है और मैं उसमें हिस्सेदार हूँ। अब कहाँ होगी उसकी मोटिवेशन, ये जो तीसरा मज़दूर है, राइट। सो ये जो चीज़ होती है कि वाई वी डू, जब भी आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, आपका अगर वाई क्लियर है तो आपका काम करने का, आपका रिएक्ट करने का, आप लोगों से बातचीत करने का बिहेवियर ही आपका चेंज हो जाता है, जिस वक्त आपको अपना वाई क्लियर होता है। जब तक आपको अपना वाई क्लियर नहीं होता तब तक आप नहीं कुछ भी कर सकते, राइट। सो ये 3 सर्कल्स बेसिकली होते हैं। 3 डिफरेंट डोमेन्स में जो है आपकी लाइफ चल रही होती है। पहली चीज़ कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जिस वक्त आपको अपना क्यों क्लियर हो जाता है तो फिर आपके बिहेवियर जो हैं वो बैड बिहेवियर से गुड बिहेवियर्स की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये 2 अहादीस, बहुत ही खूबसूरत अहादीस हैं। अपनी स्टेटमेंट को क्रेडिबल बनाने के लिए आप हमेशा उस इंसान को मेंशन करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हमारे नज़दीक, बल्कि किसी के भी नज़दीक, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट मुस्लिम्स, इट इज़ अबाउट एवरीबडी, क्योंकि एक क्रेडिबल रिसोर्स है, राइट। तो उन्होंने एक हदीस मुबारका में क्या फरमाया, अ वाइट हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर ब्लैक, नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर वाइट एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शंस। वो ये भी तो कह सकते थे कि किसी काले को गोरे पे सबकत नहीं और गोरे को काले पे नहीं, सिवाय उसके जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़े या जो बहुत ज़्यादा रोज़े रख ले या जो मुसलसल हज ही करता रहे। क्या कहा गया है, तकवा, परहेज़गारी, गुड एक्शन। परहेज़गारी कैसे आती है, अच्छे बिहेवियर से, जब आप लोगों से मुनासिब रवैया अख्तियार करते हैं,
गुड एक्शंस एंड पिटी कैसे आप करते हैं? मुनासिब रवैये से। लोगों को एक स्माइल पास कर देना भी सदका है। तो क्या होती है? गुड बिहेवियर होती है। सो गुड बिहेवियर की, बिहेवियर मैनेजमेंट के सबसे बड़े दाई कौन थे? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दूसरी हदीस मुबारक को वो, ये जो बिहेवियर मैनेजमेंट है उसको वो एक दूसरी हदीस मुबारक से बयान करते हैं, दोज हु आर मर्सीफुल will be shown mercy by the merciful. Be merciful to those on the earth, and the one above the heavens will have mercy upon you. Those who are merciful, जो रहम दिल हैं, उन पे रहम दिखाया जाएगा किससे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहा गया है कि by the merciful, जो सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम है, उनकी तरफ से उन पे रहम किया जाएगा। अगर आपको अभी मैं एक छोटा सा जो है वो कमिटमेंट दे दूँ कि आपको कोई सर्टेन CEO जो है वो आपसे बड़ा रहम का सलूक करेगा, आप उस कंपनी में चले जाएं तो वो तो हमारा अपना बंदा है, वो आपसे बड़ा ही जो है वो पर्सनल तरीके से डील करेगा, कोई मसला नहीं है, तो आप एकदम कंफर्ट लेवल में आ जाएंगे, राइट। आप बेफिक्र हो के जो है वो चाहे कॉर्पोरेट लेवल है या मल्टी नेशनल है, आप उसमें बेधड़क होके चले जाएंगे। ये वादा कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हैं, जो इस तमाम कायनात के बनाने वाले, कि तुम पर रहम किया जाएगा अगर तुम लोगों के लिए रहम दिल होगे। बी मर्सीफुल ऑन दोज ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे ना मुस्लिम्स कहा गया है ना नॉन मुस्लिम्स कहा गया है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया बी मर्सीफुल टू दोज ऑन द अर्थ। फर्श पे, ज़मीन पे रहने वालों पे रहम दिल हो जाओ, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो चरिंद परिंद है, चाहे वो आपके पौधे हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं, या आपसे एसोसिएटेड चीज़ें हैं। जो इंसान रहम दिल होता है वो हर चीज़ से, हर इंसान से, हर मखलूक से एक मुनासिब रवैया रखता है, और इस हदीस मुबारक में उसी चीज़ को बयान किया जा रहा है। तो फिर कहाँ से आप पर रहम किया जाएगा? आसमानों के ऊपर जो सबसे रहमान और रहीम है वो आप पर रहम करेगा, राइट। सो ये दो हदीस मुबारक जब हम पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोगों ने अक्सर इनका ज़िक्र सुना है। बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर अगर मैं सिर्फ विलियम ग्लेजर को मेंशन कर दूं तो ये मेरे ख़्याल से अनजस्ट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर जामे और मुकम्मल कंटेंट मुझे नहीं दिखता कम अज़ कम। सो दिस वाज आल्सो अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप अच्छी तरह से बिहेव करके लोगों में जो है अपना मुकाम बेहतर रख सकते हैं। अच्छा, अब हम 5 एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। बेसिक एलिमेंट, सेंस ये इसका टाइमिंग जो है हमारे सेशन का, ये एक जो है वो अभी शॉर्ट टाइमिंग है, तो इसलिए हम क्विक चीज़ें जो हैं जिसको इंश्योर करके आप अपने ओवरऑल बिहेवियर को बेहतर कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको क्विकली कुछ टिप्स दे दूँगी। जिसमें पहली चीज़ आती है मैनर्स, द थर्ड थिंग इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हमारे कुछ कोलीग्स ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी किया। द थर्ड थिंग इज़ ट्रस्टवर्दीनेस, एंड द फोर्थ थिंग इज़ प्रोफेशनल नॉलेज। इसको आप नॉलेज भी कह सकते हैं और प्रोफेशनल नॉलेज भी कह सकते हैं, राइट। द फर्स्ट थिंग इज़, सिंस हमारे पास अभी हम पूरा टॉपिक अगर डिस्कस करेंगे तो फिर हम उसमें डेमोन्स्ट्रेशंस भी करेंगे, उसमें हम असाइनमेंट्स भी करेंगे, लेकिन सिंस अभी हम वर्चुअली एक दूसरे से डिस्कस करें तो मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊंगी जो अवॉइड करके आप एक बेहतर तरीके से बिहेव कर सकते हैं, वर्बली एंड नॉन वर्बली। सो पॉइंट्स टू अवॉइड में सबसे पहले हमारे पास आता है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, राइट। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा आपके अच्छे बिहेवियर को भी बुरे बिहेवियर में एक्सप्रेस कर रही होती है। आप बहुत अच्छी तरह से बिहेव करना चाह रहे हैं, आपका जो नीयत है, जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी तरह बिहेव करने की है, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ नेगेटिविटी एग्जिबिट कर रहे हैं, तो आपका जो ओवरऑल इमेज और एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव चला जाता है। सो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को आपने हमेशा अवॉइड करना होता है। सेकेंड थिंग इज़ एग्जिबिटिंग अ कैजुअल एटीट्यूड। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपने कैजुअली नहीं बिहेव करना, आपका एक ऑरा होना चाहिए, उस डेकोरम के अकॉर्डिंग आप बिहेव करें। कैजुअली जब आप बिहेव कर रहे होते हैं तो आप अपने सर्टेन बिहेवियर को जो है वो डिसाइडेड हो चुका होता है कि जी ये कैजुअल है, उसमें आप क्या होगा, अपना हाथ ऐसे रखा हुआ होगा
आप यूँ करके बैठे होंगे। अभी हम लोग अगर 1-to-1 होते तो कुछ सर्टेन सिटिंग स्टाइल्स हैं जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करती, जो कि एग्जिबिट करते हैं कैजुअल एटीट्यूड को, राइट। जिसमें आपका मैं आपको 3 टिप्स दे दूँगी जिसको आप फॉलो करके जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है उसको आप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। Exhibiting a casual attitude points to avoid में second thing is, and the third thing is talking to a person without first asking him or her to have seat if you yourself is sitting। बेसिक सी चीज़ है। हम लोग अक्सर जो है वो रवैयों की कंप्लेंट करते हैं हुकूमती इदारों के, पब्लिक सेक्टर के, या जहाँ पे हमें अगर नादरा में जाना पड़ जाए या किसी पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में हमें जाना पड़ जाए तो हम कहते हैं कि जी डॉक्टर का रवैया अच्छा नहीं था। क्यों रवैया अच्छा नहीं था? जिस वक्त हमसे पहली डीलिंग हो रही होती है तो हम यूँ नवाब की तरह बैठे होते हैं और हमारे सामने एक जो भी कोई बात करने के लिए आता है, जो हमसे इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो बेसिक मैनर्स हमें ये कहते हैं कि हम उसे बैठने के लिए कहें। और अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस हमारे सामने सीट ही मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम ताज़ीमन खुद उठ के खड़े हो जाएंगे फॉर अ टाइम बीइंग और दोबारा अपनी सीट को ग्रैब कर लेंगे। ये बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन इससे आपके गुड मैनर्स का, आपके अच्छे बिहेवियर का, आपके ग्रूम्ड होने का पता चलता है और एक ओवरऑल अच्छा बिहेवियर आप इसके थ्रू कैरी कर सकते हैं। सो दिस वाज द टिप फॉर यू पीपल। द सेकेंड थिंग इज पॉइंट्स टू अवॉइड मैनरिज्म में ही आता है ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ अंडर पोलाइटनेस। मैनरिज्म इज़ ऑल्सो अ वास्ट टॉपिक, लेकिन सिंस हम यहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ पोलाइटनेस और इन चीज़ों पे ही फोकस रखेंगे जिसके थ्रू हम अपने बिहेवियर मैनेजमेंट को जो है वो इंटैक्टेड रख सकते हैं। सो पॉइंट्स टू अवॉइड में कफिंग, स्नीजिंग और यॉर्निंग वाइल फेसिंग अ पर्सन इज़ अ वेरी बैड बिहेवियर। कि कैजुअल एटीट्यूड, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की, कि जब हम एक कैजुअल एटीट्यूड को कैरी कर रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो कि दूसरों को बहुत बुरी लग रही होती है, उनके लिए एक बहुत बुरा बिहेवियर होता है। कफिंग, खांसना और किसी से एक्सक्यूज़ ना करना, 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी एंड पार्डन। इन 3 वर्ड्स को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, आपको कभी कोई नहीं कहेगा कि जी इन्होंने कभी हमसे बैड बिहेव किया। हमेशा आप गुड बिहेवियर में ही जाने जाएंगे। कैसे? आपको कफिंग होती है, दिस इज़ समथिंग नेचुरल, अनकंट्रोलेबल, ह्यूमन नीड्स हैं, जो हमने विलियम ग्लेजर की थ्योरी में भी पढ़ा कि ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन मोटिव्स को हमने कंसिडरेट करना है। कफिंग जो है दैट्स क्वाइट नेचुरल, खांस सकते हैं आप। स्नीजिंग भी आप कर सकते हैं, छींक आ सकती है। और यॉर्निंग इज़ समथिंग कि आपको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, बट अगर फिर भी आप यॉर्निंग हो जाती है आपको वाइल फेसिंग अ पर्सन, तो इन तीनों सिचुएशंस में आपने क्या कहना है? सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन। मैंने बहुत सीनियर लेवल के लोगों को वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में जाके बैठ चुके, बट उनको ये बेसिक जो बिहेवियर है, जो बिहेव करने का जो बेसिक मैनर्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, वही अभी लैक करते हैं। और मैंने बहुत ही जूनियर कैपेसिटी के लोगों को काम करते हुए देखा है कि वो इन चीज़ों को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट को वो उसके लिए जो है वो मशहूर होते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वाइल बिहेविंग टू समबडी, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। किसी भी सामने वाले इंसान की इन्फ्लुएंस हो जाना उसकी ओवरऑल अपीयरेंस से। मैंने इन्फ्लुएंस का वर्ड यूज़ किया। आप एक ओवरऑल परसेप्शन ले सकते हैं, क्योंकि विजुअल परसेप्शन जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हम इंसान को देखते हैं, उसके लिबास से, उसके एक ओवरऑल ऑरा से हमें पता चलता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनका किस किस्म की चॉइसेस हो सकती हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमें जो है वो पता लगती हैं। बट अगर हम परसेप्शन तक रहें यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर हम ये करते हैं कि हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो भी उसका ओवरऑल अपीयरेंस है उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस इन्फ्लुएंस के अंदर आके बिहेव करते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। सिंस कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा बहुत रहा, टोयोटा को मैंने बहुत अरसा सर्व किया और उनकी काफ़ी जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ में एसोसिएटेड रही हूँ। टोयोटा का एक जो है वो वाक़या है टोयोटा दुबई का, कि उनके एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे जो कि डील कर रहे थे वहाँ पे टोयोटा कैमरी कार को। टोयोटा कैमरी एक एग्जीक्यूटिव कार थी, जिस वक्त लॉन्च की गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव कार के तौर पे लॉन्च किया गया था।
और क्लेम करती थी टोयोटा, जो कि अभी भी करती है, कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव कार है, प्रेसिडेंशियल CEO डायरेक्टर लेवल के लोग इसे यूज़ करेंगे। उनके पास एक इंक्वायरी आई टोयोटा दुबई में, और वहाँ पे उनके SOPs होते हैं कि उन्होंने कार का इंटीरियर जो है दरवाजे खोल के ईच एंड एवरीथिंग, उनके सर्टेन SOPs हैं, मेरे ख्याल से 10 या 12 स्टेप्स होते हैं, वो दिखाना होता है उनकी सेल्स टीम ने, जो भी उनके पास वॉक इन इंक्वायरी आती है। तो उनके पास एक इंक्वायरी आई, वो सामने देखने से उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऐसे लगा कि ये कस्टमर जो है इसकी तो बाइंग पावर ही नहीं है, इसका तो लिबास इस तरह का है ही नहीं कि ये टोयोटा कैमरी को ख़रीद सके। उसने उसको इतनी अच्छी तरह से अटेंड नहीं किया, उसने उसको साइड ही पे रहने दिया, और उसको वो जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है गाड़ी की, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर खोल के दिखाना होता है, वो भी नहीं दिखाया, और बस थोड़ा सा जनरली डील करके उसको फारिग कर दिया। उस इंसान ने 70+ टोयोटा कैमरीज ली और कैब के तौर पे चला दी। उसकी बाइंग पावर इस लेवल की थी कि उसने एक कैमरी नहीं ली, 2 कैमरी नहीं ली, उसने 70+ टोयोटा कैमरीज ली और कैब जो टैक्सी होती है उसके तौर पे चला ली। रिटन अपॉलॉजी करनी पड़ी कंपनी को उससे, सिर्फ उस सेल्स एग्जीक्यूटिव की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी जो कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज में है, कस्टमर सर्विसेज में टोयोटा से बेहतरीन कंपनी मैंने बहुत उस लेवल की नहीं देखी जिस लेवल की टोयोटा है, लेकिन एक छोटा सा जो है वो नेग्लिजेंस क्या था, इन्फ्लुएंस हो गया था वो सेल्स एग्जीक्यूटिव उस आने वाले क्लाइंट की अपीयरेंस से, और उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा, जो कि इंतहाई प्रोफेशनल कंपनी है। सो ये छोटी सी चीज़ है कि आपने कभी भी लाइफ में किसी भी सामने वाले की जो अपीयरेंस है, फिज़िकल अपीयरेंस है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, उससे आप परसेप्शन ज़रूर ले सकते हैं, जिसे हम लिसनिंग विद आइज़ कहते हैं, आँखों से सुनना, वो आप इंश्योर कर सकते हैं, बट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। थर्ड थिंग इज़ टॉकिंग टू पर्सन इनअटेंटिवली, राइट। यहाँ पे होता क्या है कि हमारे बैड बिहेवियर, जब हम अक्सर जाते हैं तो हम क्या कंप्लेन करते हैं, उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, वो यूं बैठे हुए। अब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, ये मोबाइल फ़ोन्स, ये हमारी डिस्ट्रैक्शन है। हम बात कर रहे होते हैं और हम ऐसे बात करते हैं, हाँ जी बताइए क्या मसला है आपके साथ, अच्छा ठीक है, हाँ जी मैं देखती हूँ, ठीक है मैं देखती हूँ, हाँ जी हेलो। हम साइमल्टेनियसली फ़ोन भी कर रहे हैं, उसी वक्त में आपसे बात भी कर रहे हैं। वॉक इन क्लाइंट आ जाता है तो आप मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ बताएं क्या मसला है आपका। जो कम्युनिकेटर होता है वो डिस्ट्रैक्ट फील करता है, वो एक बैड बिहेवियर को महसूस करता है कि ये तो मुझे देख भी नहीं रहे, मेरी तरफ इनका रुझान ही नहीं है, तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। सो टॉकिंग टू पर्सन इनअटेंटिवली समथिंग जो कि आपके बैड बिहेवियर को पहले ही, अभी बातचीत हुई नहीं होती, आपकी नीयत बुरा बिहेव करने की नहीं है, आप उसके जो भी क्वेरी है उसको बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करने की पूरी कैपेसिटी में, लेकिन आपका एक छोटी सी चीज़ ने वो एक बैड बिहेवियर को जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। और ज़्यादातर जब हम जाते हैं, हम अक्सर अपने पब्लिक सेक्टर की बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, चाहे वो हम किसी भी तरह का डीलिंग कर रहे हो, कि जी हम पासपोर्ट ऑफिस गए तो हमें ऐसे डील किया गया, हम हॉस्पिटल गए तो हमसे डॉक्टर ने सीधे मुंह बात नहीं की। वो क्या होता है, वो यही चीज़ होती है, टॉकिंग टू पर्सन इनअटेंटिवली, राइट। एंड द फोर्थ थिंग इज गॉसिपिंग अबाउट पीपल। ये जो गॉसिप होती है ये तो वैसे ही एक बहुत ही बैड हैबिट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो दीन में भी ये अलाउड नहीं है। लेकिन गॉसिपिंग अगर आप देखें, मुसलसल लोगों के ख़िलाफ़ बात करना, इससे आपके जो इंटरनल नोशंस हैं वो ड्राइव होते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक शख्स के बारे में मुसलसल कहें कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, वो आपको फ़रिश्ता भी होगा, जब वो आपसे मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें बुराई दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि डेवलप नोशन बना हुआ था, इंटरनली डेवलप नोशन था, उसी की बेसिस पे आपने कुछ सर्टेन चीज़ों को देखा, राइट। क्यों? क्योंकि आप गॉसिपिंग करते रहे। गॉसिप नहीं करना चाहिए। आपने अगर करना है, आप इस्लाह के लिए अगर कोई डिस्कशन करते हैं वो अच्छी चीज़ है, डायलॉग करें, डायलॉग इज़ समथिंग गुड। मैं तो कहती हूँ इवन आर्ग्यूमेंट इज़ गुड, इख्तलाफ करें, इख्तलाफ राय होना इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव सेंस कि जब आप इख्तलाफ राय रखते हैं विच मीन्स कि आपका ओपिनियन है, आप एक ओपिनियन कैरी करते हैं, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई डायलॉग कंडक्ट करें, दैट इज़ समथिंग वेरी हेल्दी थिंग। बट गॉसिपिंग अबाउट अ पर्सन इज़ अ वेरी बैड थिंग।
सो जब आप लोगों के मुतालिक गॉसिप करते हैं, प्री नोशंस डेवलप करते हैं, तो आप बैड बिहेव करते हैं. सो दिस इज़ समथिंग वी कैन अवॉइड. ओके, बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी. अच्छे बिहेवियर में और नॉर्मली अभी सिंस मेरा जो है वो स्टूडेंट से इस वक्त इंटरेक्शन हो रहा है, तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस का पर्टिकुलरली हमारे पास पब्लिक सेक्टर जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें कॉन्फिडेंस का बहुत मसला आता है. जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये चीज़ इतनी नहीं है. हमारे बच्चे टेक्निकली दे आर वेरी साउंड. अगर इंजीनियर हैं तो बेहतरीन इंजीनियर हैं, अगर मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन मीडिया पर्सन है. बट वो क्या होता है कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, प्रोबेबली इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से, जो एक हमारे पास एक प्री नोशंस डेवलप हुए हैं कि इफ अ पर्सन इज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली ओनली दैट पर्सन इज़ एजुकेटेड. बट ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ही वेक किस्म का आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि अगर इस तरह का होता सो एवरी इंग्लिश स्पीकर शुड बी शेक्सपियर और एवरी जर्मन स्पीकर शुड बी आइंस्टाइन तो एक ही था ना, हर जर्मन स्पीकर तो आइंस्टाइन नहीं बन सका. विच मीन्स कि विजडम और नॉलेज जो है वो असल चीज़ होती है. कम्युनिकेशन मोड ऑफ लैंग्वेज जो है वो ज़रूर हो सकती है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है कोई भी ज़बान, उससे ज़्यादा नहीं. सो बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में मैंने कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं लिखा, ये आप देख लीजिए. पहली चीज़ है फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना रवैया. जो बाएतमाद शख्सियत होती है वो कभी भी, हम अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं ना किसी के लिए, बड़ा खड़ूस है, मैडम बड़ी खड़ूस है, वर्ड यूज़ करते हैं. सर बड़े ही खड़ूस है, ये तो तंग किया हुआ इन्होंने, वर्ड यूज़ करते हैं. क्यों? फ्रेंडलीनेस नहीं होती. ये वर्ड बड़ा कॉमनली मैंने बच्चों में यूज़ होते देखा है, फ्रेंडलीनेस नहीं होती. तो फिर जब लैक ऑफ फ्रेंडलीनेस होती है तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंट ऑरा नहीं होता. लेकिन जब भी आप किसी बाएतमाद शख्सियत से मिलेंगे, आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के CEO डायरेक्टर से मिल लें, आपको हमेशा एक फ्रेंडली पर्सनालिटी दिखेगी. आपको कभी भी एक सख्त स्टिफ रेस्टिंग फेस का इंसान नहीं मिलेगा. सेकेंड थिंग इज़ चीयरफुल ग्रीटिंग्स. ग्रीट ज़रूर करें, जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यूँ नहीं, चीयरफुल ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के. आप जब सुबह में जाके इस तरह से अपने कोलीग से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से मिलते हैं, जो एक चीयरफुल ग्रीटिंग होती है आपकी, वो आपके ओवरऑल बिहेवियर को चेंज कर देती है. और जो सामने आपसे कंडक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन, उसके भी बिहेवियर को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी फेवर में. एंड द थर्ड थिंग इज़ कॉलिंग पीपल बाय देयर नेम्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को उनके नाम से जानें. हाँ जी, ओ हरी टोपी वाले, वो बेटा ब्लैक स्कार्फ वाली. दिस इज़ वेरी बैड थिंग. आपने ये ज़िंदगी में कभी नहीं करना. लोगों को कोशिश करें कि उनके नामों से बुलाएं. आपकी ज़िंदगी में जो एक लफ्ज़ आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो आपका अपना नाम होता है, और आपकी ज़िंदगी में वही एक लफ्ज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है वो भी आपका अपना नाम होता है. इसी तरह दूसरे लोगों को भी अपने नाम से सर्टेन एसोसिएशन होती है, तो आप उन्हें उनके नाम से कॉल करें. ये बेसिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल बेसिक. इसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, दैट्स अ वास्ट टॉपिक अगैन. इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. सर्टेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंश्योर करके आप अपनी बिहेवियर मैनेजमेंट को भी इंश्योर कर लेते हैं, राइट. सो दीज वर द 3 थिंग्स कि जिससे आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को इंश्योर कर लेंगे. फ्रेंडलीनेस, चेयरफुल ग्रीटिंग्स एंड कॉलिंग पीपल बाय देयर नेम्स. नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में मैं आपको 3-4 चीज़ें जो है क्विकली बता देती हूँ. पहली चीज़ स्माइल. आपने नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को अगर अवॉइड करना है तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आपका फेस स्माइलिंग हो. जब हम स्माइल कहते हैं तो अक्सर इसको मिसपर्सीव कर लिया जाता है और थ्रू आउट कॉन्वर्जेशन, ना जी कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, उसको गलत परसेप्शन है. स्माइल आपने कैसे करना है, इसकी छोटी सी टिप है. स्माइल ब्रॉडली एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन एंड स्माइल ब्रॉडली एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन. एंड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन यू जस्ट कीप द सॉफ्ट एक्सप्रेशन अपॉन योर फेस, राइट. थ्रू आउट बातचीत करते हुए नहीं हंसते रहना. जब आपने अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है तो मुस्कराते हुए, जब आपने अपनी कॉन्वर्जेशन को एंड करना है तो मुस्कराते हुए, और बीच में आपने एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन को कैरी रखना है. स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, रेस्टिंग फेस नहीं होना चाहिए. जब आपके पूरे चेहरे के मसल्स रेस्टिंग हो जाते हैं, आराम करने की तरफ चले जाते हैं, तो आपका फेस जो है वो एक्सप्रेशनलेस हो जाता है.
और आप एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन को कैरी नहीं कर रहे होते. सो मेक श्योर, पहली टिप आपकी स्माइल. सेकेंड थिंग इज़ कि आपने अपना गुड बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है. गुड बॉडी पोस्चर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कीप योर चिन लेवल. ना आपका मुंह यूँ होना चाहिए, ना आपसे बात करते हुए यूँ रहना है. अगर आप यूँ करके बात करेंगे आप कंफ्यूज्ड लगेंगे कि आप झुके हुए. अगर आप यूँ करके बात कर रहे होंगे तो आप मगरूर लगते हैं. आपकी जो चिन है ये लेवल होनी चाहिए. आइदर यू आर स्टैंडिंग और यू आर सिटिंग, इन एनी वे आपकी ये चिन जो है ये लेवल होनी चाहिए, राइट. दूसरी चीज़, कीप योर पोस्चर, बैक पोस्चर स्ट्रेट लाइक दिस. आपका जो बैक पोस्चर है, जब आप बैठे हुए होते हैं तो आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेटन होना है. अपनी कमर को ऐसे स्ट्रेट रखना है, चाहे आप खड़े हुए या आप बैठे हुए, लाइक दिस. आपने यूं करके नहीं बैठना, आपने यूं करके नहीं बैठना, टेढ़े होके. आपने अपने बैक पोस्चर को एग्जैक्टली स्ट्रेट रखना है, चाहे आप खड़े हुए चाहे आप बैठे हुए, राइट. फर्स्ट थिंग क्या थी? कीप योर चिन लेवल, कीप योर बैक पोस्चर स्ट्रेट एंड कीप योर सेंटर लाइन अलाइन विद योर कम्युनिकेशन पार्टनर, राइट. सेंटर लाइन क्या होती है? ये इंसान का एग्जैक्टली सेंटर लाइन है बॉडी का थ्रू आउट. अब सेंटर लाइन जब आपसे अलाइन होगी तो आप अपनी कम्युनिकेशन को होल्ड करते हैं. आपका बिहेवियर जो है वो एक लीन फॉरवर्ड एटीट्यूड कहलाता है. अगर आपकी सेंटर लाइन अलाइन नहीं होगी और आपकी सेंटर लाइन इस तरफ अलाइन हो जाती है, राइट, उस तरफ अलाइन हो गई, विच मीन्स कि मैं इनअटेंटिव हूँ. यहाँ पे मेरा इस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इस तरफ बात करने में है. जिससे भी मेरी सेंटर लाइन सामने जिस पर्सन से अलाइन है मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ. मेक सेंस? सो दी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करने के लिए आपके पास बॉडी पोस्चर को आपने कैसे स्ट्रेट करना है? कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर चिन लेवल एंड कीप योर सेंटर लाइन अलाइन विद योर कम्युनिकेशन पार्टनर. मेक सेंस? स्माइल हमने डिस्कस किया, गुड पोस्चर हमने डिस्कस किया. थर्ड थिंग इज़ आई कॉन्टैक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना होता है अपने कम्युनिकेशन पार्टनर से, राइट. अब आपका कम्युनिकेशन पार्टनर अगर आपसे बात कर रहा है और आपका आई कांटेक्ट इसके ऊपर है, आपके सेल फ़ोन के ऊपर या आपकी नोटबुक के ऊपर या आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर, तो वो आप बिहेवियर, बैड बिहेवियर में भी आएगा और आप अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को भी लूज़ कर जाते हैं, राइट. सो आई कांटेक्ट को जब आप मेंटेन करते हैं तो उससे आप एक अच्छे बिहेवियर को इंश्योर कर रहे होते हैं कि आप बड़ा लीन फॉरवर्डली बात सुन रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं. मेक सेंस? आई कांटेक्ट को आपको एक छोटी सी टिप आई कांटेक्ट के लिए भी दे देती हूँ. बहुत लंबा नहीं होल्ड करना, क्योंकि आपको पता है अब तो पाकिस्तान में भी वुमेन लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए. बाहर के मुल्कों में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट पहले से थे. आई कांटेक्ट को अगर आप बहुत देर होल्ड करते हैं तो हैरासमेंट में आते हैं. आपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है एंड यू शैल होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स. चंद लम्हे, चंद लहजों के लिए आप इसे होल्ड करेंगे. देन यू विल ब्लिंक अवे. गौर कीजिएगा, साइड अवे नहीं कहा, ब्लिंक अवे. आंखों को झपक के आप साइड पे करेंगे और दोबारा आई कांटेक्ट को मेंटेन कर लेंगे. ब्लिंक अवे एंड ब्लिंक बैक, राइट. यू विल होल्ड आई कांटेक्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, यू विल ब्लिंक अवे एंड यू शैल ब्लिंक बैक. मेक सेंस? ये सिंपल सा आपको आई कांटेक्ट की टिप आ गई, आपको बॉडी पोस्चर की टिप आ गई और आपको स्माइल की. ऑलवेज ये तीन चीज़ों को आप इंश्योर कर लें. आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट कि आप बैड बिहेवियर एक्सप्रेशन की तरफ कभी भी नहीं जा सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्टवर्दीनेस. अच्छा, ट्रस्टवर्दीनेस हम समझते हैं कि हमारे बिहेवियर का हिस्सा नहीं है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. ट्रस्टवर्दीनेस इज समथिंग कि लोग आप पर भरोसा करें, आपकी एक क्रेडिबिलिटी हो, उससे आपका एक ओवरऑल इमेज डिसाइड होता है जिसकी वजह से लोग भी आपसे वैसे ही बिहेव करेंगे और आप भी पॉजिटिवली बिहेव करेंगे. कीपिंग प्रोमिसेस एंड गोइंग एक्स्ट्रा माइल. एतमाद लोगों का आप कैसे ले सकते हैं? कीपिंग प्रोमिसेस. जब भी आप वादा करें, आप कोई भी बात करें तो लोगों को पता हो कि अगर या तो आप ये बात कहेंगे नहीं और अगर आप ये बात कमिट कर लेंगे तो आप फिर पूरा करेंगे. और गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स, लोगों को एक्स्ट्रा माइल जाके सर्व करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चले जाना. अगर आप टीचर हैं तो किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही तो आपने उसको आधा घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, राइट. अगर आप किसी ऑफिस में
सेल्स का काम कर रहे हैं और आपके साथ कुछ एक लोग आते हैं, आपके अंडर एक टीम दी जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रही कोई चीज़, आप थोड़ी देर लेट सेटिंग करके उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लेते हैं। इस तरह से हर कैपेसिटी में गोइंग एक्स्ट्रा माइल, जिस चीज़ के गोइंग एक्स्ट्रा माइल इज़ समथिंग यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर। जो काम के लिए आपको पैसे मिल रहे होते हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर, दैट इज़ योर जॉब, अल्टीमेटली यू शैल बी डूइंग। बट आफ्टर लाइक गोइंग एक्स्ट्रा माइल इज़ आफ्टर गेटिंग डन विद योर जॉब, जो पर्टिकुलर टाइमलाइन है आपकी, वंस यू आर डन विद दैट, गोइंग एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा करना, यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बट येट यू आर डूइंग दैट बिकॉज you wanted to do it purposefully. Make sense? So these two things अगर आप इंश्योर करते हैं तो आप अपनी ट्रस्टवर्दीनेस को गेन कर सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज अक्सर लोग जब किसी के पास थोड़ा सा भी इल्म या प्रोफेशनल नॉलेज होता है तो उसको इन्जॉयबल नहीं होता। मेक्स वर्क इन्जॉयबल। आप जिस वक्त आपके पास नॉलेज है तो आप काम को इन्जॉयबल बनाने की पोजीशन में हो, अच्छे बिहेवियर के थ्रू काम को इन्जॉयबल बना सकें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो आपसे एसोसिएट्स हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपसे डील कर रहे हैं, उन्हें भी आपके साथ काम करने में मज़ा आ रहा हो। इसका मतलब कि आप एक अच्छा बिहेवियर कैरी करते हैं। गिव द प्लेजर ऑफ बीइंग एन एक्सपर्ट। अक्सर लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि ओहो इनसे तो पाला ही ना पड़े, PhD है लेकिन उफ बड़ा रोब झाड़ते हैं, बहुत मसला होता है, इतना ज़्यादा जो है वो इल्म का ख़जाना होता है कि समझ ही कुछ नहीं आता, राइट। आप कोशिश करें कि आपके पास प्रोफाइलिंग हो कि आप डील किससे कर रहे हैं, आप बात किससे कर रहे हैं, और उसी लेवल की जाके जो है आपने अपना बिहेवियर जो है मेंटेन करना है, उसी लेवल की बात करनी है, उसी तरीके से बिहेव करना है जो आपके सामने। अगर एक पंजाबी स्पीकर है और आप यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू हो जाए तो ये आपका बैड बिहेवियर है। आपके पास प्रोफाइलिंग ही नहीं है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपके सामने आपका लिसनर कौन था। वो तो एक पंजाबी सादा सा आदमी था, उसे पंजाबी में बात करते, उसे पंजाबी में ग्रीट करते तो वो अच्छा बिहेवियर कंसिडर करता। लेकिन अगर आपने अंग्रेज़ी में उससे फ्लुएंट अंग्रेज़ी में बात करनी है तो वो आपका बैड बिहेवियर कंसिडर होगा। लिटिल नॉलेज लिटिल इंथुजियाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब किसी भी चीज़ पर आपका इल्म थोड़ा होता है तो आपका जज्बा भी थोड़ा होता है। जब किसी टॉपिक पे आपने 200 किताब पढ़ी होती है तो आपका जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है, आप एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार होते हैं। आप 1 घंटा नहीं, आप उस पर 10 घंटे बोलने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपका नॉलेज कम होता है तो आप कहते हैं बस जल्दी से वक्त गुजर जाए, मुझसे तो बात ही ना कोई करे, मुझे तो बिहेव ही ना करना पड़े, मैं छुप जाऊँ कहीं जाके। सो लिटिल नॉलेज लिटिल इंथुसियाज्म। सो प्रोफेशनल नॉलेज में जब हम बात करते हैं, मेक योर वर्क enjoyable and for rest of the people as well. Give the pleasure of being an expert, and little knowledge, little enthusiasm means gain knowledge. Okay. If you want something in your life you have never done, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं you have never had, जो कि आपके पास पहले कभी नहीं थी, you will have to do something you have never done. आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया, राइट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ चाहते हैं तो फिर कुछ मुख्तलिफ बिहेव भी करना पड़ेगा। अगर आप सेम बिहेवियर के साथ चाहते हैं कि रिज़ल्ट्स डिफरेंट हो जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। दिस इज़ समथिंग अगेंस्ट द नेचर। फितरत सिंपल सी सहेंगे, लेकिन अगर इसने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं, अगर इसको ट्रू सेंस में, ट्रू स्पिरिट में आप फॉलो करना शुरू करें तो दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग लाइन। कि अगर आप ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिली तो आपको फिर कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया था। योर रोल एज चेंज एजेंट, राइट। बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए आप चेंज एजेंट कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़, एबिलिटी टू बी अ रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर। जो चेंज एजेंट होता है उसमें एबिलिटी होती है एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर की। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं कहा, रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं कहा, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट नहीं कहा, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर। ओवरऑल कम्युनिटी में वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमने देखा कि ज़मीन वालों पे, फ़र्श वालों पे रहमदिल हो जाओ। फ़र्श में हर चीज़ आ जाती है, कम्युनिटी में हर चीज़ आ जाती है। इंसान, चरिंद परिंद, दरख्त, एसोसिएटेड एसेट्स, लोग, इदारे, उनकी रिप्यूट, हर चीज़। सो
जो चेंज एजेंट होता है उसमें एबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर बनने की, लाइक्स टू कोलैबोरेटेड एंड फैसिलिटेटेड विद अदर्स। जो एक चेंज एजेंट होता है वो हमेशा पसंद करता है लोगों के साथ काम करना और फैसिलिटेट होना दूसरों के साथ। उसे स्पेशल सर्टेन अलग से प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता। वो कोलैबोरेट में, टीम में, लोगों के साथ सोशल होके एंजॉय करता है। वो हर वक्त ये नहीं कहता कि तुम्हें अगर फ़लानी चीज़ मिल रही है तो मेरे लिए एक सेपरेट मील आएगा। अगर आप एक सर्टेन डेकोरम में बैठे हुए हैं तो मैं एक सर्टेन डेकोरम में बैठ के ही काम करूँगा। आपको अगर ये ट्रांसपोर्ट दी जा रही है तो मेरे लिए सर्टेन कार का अरेंज किया जाए, नहीं। वो लोगों के साथ कोलैबोरेट करके उन्हीं के साथ फैसिलिटेट होके खुश होता है। तीसरी चीज़ जो चेंज एजेंट में होती है वो इंथुजियास्टिक होता है, पैशनेट होता है और इंस्पायरिंग होता है। इंथुजियास्टिक होना डेफिनेटली जब आपके पास नॉलेज, जैसे हमने जिक्र किया, नॉलेज होगा तो आप इंथुजियास्टिक होंगे, पैशनेट होंगे। और इंस्पायरिंग आप किस वक्त होंगे? जब आप ट्रस्ट वर्दी होंगे तो आप इंस्पायरिंग होंगे, राइट। नेक्स्ट चीज़, कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स। वो कमिटेड होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, ना सिर्फ अपनी बल्कि उससे एसोसिएटेड लोगों की भी। वो सिर्फ खुद को ग्रूम नहीं करता, वो अपने साथ मौजूद हर इंसान को ग्रूम कर रहा होता है, वो चाहे जिस भी कैपेसिटी का हो। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ मौजूद एग्जेक्टिव, सीनियर एग्जेक्टिव्स भी ग्रूम हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद पियन्स, हमारे साथ मौजूद जेनिटोरियल स्टाफ, हमारे साथ मौजूद इस तरह के लोग जो हम्बल कैपेसिटी के काम करते हैं, हमारे मुताबिक वो ग्रूम नहीं हो सकते। ऑल्दो कि हर इंसान हर लेवल पे, हर कैपेसिटी में ग्रूम हो सकता है। और जो चेंज एजेंट होता है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होता है। मैंने किसी 1 घंटे की सेशन की लर्निंग की बात नहीं की, मैंने कहा है कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सारी ज़िंदगी की लर्निंग की कमिटेड होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। वो अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट को इंश्योर कर रहा होता है चेंज एजेंट, राइट। देखा था सेल्फ एवेल्यूएशन से वो जो चाय का कप गिरा था, नेक्स्ट डे कैसा बेहतरीन हो गया, अच्छा बिहेवियर हो गया। क्यों? सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। और चेंज एजेंट ये सर्टेन ट्रेट अपने अंदर रखता है। स्ट्रॉन्ग, एंगेजिंग एंड डायनामिक कम्युनिकेटर। अगर आप बिहेवियर मैनेजमेंट में अच्छी तरह से बिहेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग, एंगेजिंग एंड डायनामिक कम्युनिकेटर होना होगा। बेहतरीन कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बली, नॉन वर्बली, इन एवरी वे। आप एक बेहतरीन तरीके के इंगेजमेंट, डायनेमिकली कम्युनिकेट करके, अच्छी तरह से बिहेव करके निकल जाते हो किसी भी बैड सिचुएशन में। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोएक्टिव एंड क्रिएटिव, नॉट रिएक्टिव। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है? एक चीज़ आपके साथ हुई और आपने उसी वक्त उसका जवाब दे दिया। प्रोएक्टिव ये होता है कि एक चीज़ आपके साथ हुई, आपने उसको तहम्मुल से उसके बारे में सोचा और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ के होने से पहले ही आपने उसकी कॉशन जो है वो प्रिपेयर की हुई। प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से आप प्रिपेयर्ड है कि अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो आई एम हैविंग दिस सोल्यूशन, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है। दिस इज़ प्रोएक्टिव अप्रोच। तो जो चेंज एजेंट होता है वो क्रिएटिव होता है और वो प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता कि अभी एकदम से कोई चीज़ हो गई तो उसी वक्त उसका रिएक्शन आ गया। जैसे कि चाय की प्याली गिरने से उन साहब का रिएक्शन आया था। अ सिस्टम थिंकर विद द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक सिस्टम थिंकर होता है एबिलिटी के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ। उसका कभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। सो दीज आर द क्वालिटीज़ एनी चेंज एजेंट कंप्राइजेज ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि आप बिहेवियर मैनेजमेंट करके बैड बिहेवियर से गुड बिहेवियर की तरफ आएँ और एक चेंज एजेंट बन जाए, तो ये सर्टेन ट्रेट्स जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी आप चेंज एजेंट नहीं बन सकते और आप गुड बिहेवियर को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। द लास्ट थिंग इज़, ये सारी चीज़ें जो भी हमने बिहेवियर मैनेजमेंट में डिस्कस की, चॉइस एंड कंट्रोल थेरी भी थी और डिफरेंट चीज़ें भी थी, उसके लिए एंड पे मेरे पास सिर्फ ये लाइन्स हैं जो कि हेनरी फोर्ड की हैं। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैंट, यू आर राइट। हमने चॉइस थेरी पढ़ी, चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं और या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप दुरुस्त हैं। फैसला आपने खुद करना है कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते।